अगर जी। राष्ट्रपति के आगे आगे लेकर चलना ही था तो संविधान लेकर चलते। पूरा विपक्ष संविधान की किताब हाथ में लेकर मोदी सरकार को चिढ़ा रहा है, बता रहा है कि संविधान की अहमियत समझो, लेकिन फिर भी सेंगोल लेकर चल रहे हैं। भाई ये क्या राजशाही तो है नहीं, राजा रजवाड़ों का समय तो है नहीं कि राजदंड आगे आगे चल रहा है। ये क्या नई परंपरा है सर, इसकी व्याख्या क्या करेंगे आप? देखिए, इसकी व्याख्या बड़ी स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो संविधान नाम की किताब ही है। उनका जो अंतिम लक्ष्य है, उनका जो टारगेट है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा संविधान की किताब है, वो पोथी ही है। और इस पूरे चुनाव में आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रत्याशी, कितने सांसद ये बात कर रहे थे कि 400 सीटें दिलवा दीजिए मोदी जी को, संविधान बदल देंगे। संविधान वे सिर्फ बदलना नहीं चाहते थे कि संविधान में संशोधन तो हमेशा होते रहे। हम्म। संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे, हुए हैं, संशोधन हुए हैं, लेकिन ये लोग बदलना चाहते हैं पूरी तरह से। और बदलकर उसमें से क्या क्या निकालेंगे, उसमें से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देंगे, उसमें से समाजवाद शब्द हटा सकते हैं, क्योंकि यही दोनों चीजें ऐसी हैं जिनमें इस विचार विचार परिवार की कोई आस्था नहीं है। इसलिए वे नए नए प्रतीक गढ़ते हैं कि कैसे भी इस लोकतंत्र को, इस जनतंत्र को राजतंत्र की तरफ या एक तंत्र की तरफ ले जाया जाए। नरेंद्र मोदी उसके प्रतीक हैं। पिछली संसद में जब सेंगोल स्थापित किया गया था तब भी इस तरह के प्रश्न उठे थे कि वो तो राजशाही का, राजा के हस्तांतरण का, राजा की सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। और अब ये वो दौर नहीं है 12वीं 13वीं शताब्दी का, जबकि राजा के दैवी अधिकार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग, ये उस वक्त प्रतिपादित होते थे सदियों पहले कि जो राजा है उसे दैवी अधिकार प्राप्त है और उसके अधिकार के सिद्धांत के अंतर्गत वो जो कुछ कहेगा, जो निर्णय लेगा वो अंतिम सत्य है। अब लोकतंत्र में कोई राजा तो है नहीं। पूरी दुनिया ने मैग्ना कार्टा की उद्घोषणा के बाद फ्रांस की राज्य क्रांति को देखा, भारत की क्रांति को देखा, रूस की क्रांति को देखा, और लोगों के अधिकारों की स्थापना हुई पूरी दुनिया में। और हमारे देश का लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र इसी मायने में माना जाता है कि वहां सत्ता और विपक्ष सब बराबर है। लेकिन आज जिस तरह का दृश्य हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पूरे देश ने आज देखा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी राजा के दरबार में कोई चक्रवर्ती सम्राट प्रवेश कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, संविधान की किताब लेकर आगे चलते हैं। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कल ही शायद ये मांग की है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ओपी सिंह शायद नाम है, मलिक साहब करेक्ट कर देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर सचमुच में स्थापित करना ही है तो संविधान की जगह, क्षमा कीजिए, सेंगोल की जगह संविधान की विशालकाय प्रतिकृति, उसका प्रतिरूप स्थापित किया जाए। लेकिन इसकी एक और बानगी आज की मैं दिखाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, शायद आपके संज्ञान में हो। प्रज्ञा जी, ये सामने मेरे आंकड़े हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति ने 51 मिनट संबोधन दिया सदन में। ये सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन है, उन्होंने ट्वीट किया है। मलिक साहब, 51 मिनट में नेता सदन नरेंद्र मोदी 73 बार दिखाए गए, यानी कैमरा किसका था? 73, 73 बार कैमरा नरेंद्र मोदी पर था। भाषण दे रही थी राष्ट्रपति। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 6 बार कैमरा गया, यानी सरकार, कुल मिलाकर सरकारी पक्ष को दिखाया गया 108 बार, विपक्ष को दिखाया गया 18 बार। ये तो संसद टीवी की कार्यप्रणाली है। चल रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण, 108 बार आप सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच को दिखा रहे हैं, 73 बार राष्ट्रपति को दिखा रहे हैं, राहुल गांधी को 18 बार दिखा रहे हैं। ऐसा पहले भी होता रहा। आपको याद होगा जब मणिपुर पर राहुल गांधी ने पिछले सदन में भाषण दिया था तो पूरे समय कैमरा लोकसभा अध्यक्ष की तरफ था। तो मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता में बैठे लोगों की लोकतंत्र में, जनतंत्र में कोई आस्था नहीं है। वे प्रतीकात्मक रूप से जरूर नरेंद्र मोदी संविधान की पोथी पर सर नवाते हैं, लेकिन मन में उनके वो एक तंत्रात्मक व्यवस्था को कायम करने की अभिलाषा है। इसीलिए विपक्ष ने पूरा चुनाव संविधान की रक्षा के नाम पर लड़ा। शपथ लेते समय भी सारे नेता विपक्ष के संविधान हाथ में लेकर आए। सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति संविधान हाथ में नहीं लिए था।
क्योंकि उनकी अच्छा, संविधान में आस्था है राकेश ही नहीं। राकेश पाठक जी सर, इस तस्वीर को अगर हम देखें, मैं चाहूंगी कि हमारे पीसीआर में जो भी है वो इस पूरी स्क्रीन पर लेकर के ये तस्वीर जी बिल्कुल ब्रॉड स्क्रीन पर हम दिखाएंगे कि कैसे, देखिए पूरी तस्वीर आपको जो दिख रही होगी वो ऐसा लग रहा है कोई राजा महाराजा की एंट्री हो रही है, राजशाही चल रही है, राजदंड आगे आगे चल रहा है, सेंगोल हाथ में है, बीच में द्रौपदी मुर्मू माननीय राष्ट्रपति जी दिखाई दे रही हैं और उनके बगल में जगदीप धनखड़, इधर ओम बिरला दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर क्या हमारे लोकतांत्रिक देश में, जो देश संविधान से चलता है, क्या उसके लिए ये तस्वीर आपको स्वस्थ दिख रही है? क्या आपको ये तस्वीर बड़ी अच्छी है, एक बार में देखकर दिल को छू लेने वाली लग रही है? राकेश पाठक सर, मेरा यही सीधा सवाल है आज। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, मैं बहुत व्यथित होता हूं ऐसी तस्वीरों को देखकर देखकर मैं तो अंतरात्मा से लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं। मुझे इस देश के संविधान ने वो सारे अधिकार दिए हैं जिनके अंतर्गत मैं इस वक्त प्रज्ञा मिश्रा जी के सामने इस दृश्य की आलोचना कर पा रहा हूं। ये राजदंड जिसे आप बार बार कह रही हैं, वो राजदंड राजा के हाथ में हुआ करता था। अब तो लोकतंत्र है, इसमें दंड देने का अधिकार कानून सम्मत है, कानून के तरीके से दिया जाएगा, न्यायपालिका देगी। किसी भी को व्यक्ति को दंड देने का काम संसद भी दंड देने का काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी पूरी एक प्रक्रिया है। वो राजदंड नहीं है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत आपराधिक न्याय व्यवस्था उसको कहते हैं। तो उसके अंतर्गत होगा। किसी व्यक्ति के हाथ में कोई प्रतीकात्मक लकड़ी, कोई दंड आपने अगर पकड़ा दिया, तो मेरे हिसाब से ये लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इससे एक बात और प्रज्ञा में जोड़ना चाहता हूं कि सत्ता में ये इनके प्रकार आ गए लोग अपने तरीकों को बदलने वाले नहीं हैं। सिर्फ 3 दिन में संसद में जो नजारे देखने को मिले हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि न तो नरेंद्र मोदी, न उनकी पार्टी, न उनके लोकसभा अध्यक्ष, न उनके मंत्रीगण सबक सीख कर नहीं आए। उन्होंने नहीं जाना कि जनता ने उनको क्या संदेश दिया है। जी क्या अगर राष्ट्रपति चाहती तो भारत के छात्रों पर जो नीट की जो मुसीबत टूट पड़ी है, जो पेपर लीक की मुसीबत टूट पड़ी है, रद्द होने की मुसीबतें टूट पड़ी हैं, उस पर कुछ कह सकती थी, 2 शब्द तो कह ही सकती थी। लेकिन क्या राष्ट्रपति जी को जो लिख कर दे दिया जाता है बस वही पढ़ना होता है क्या? बिल्कुल प्रज्ञा, ये तो परंपरा ही है। मलिक साहब भी बहुत वरिष्ठ हैं, वे बताएंगे, संसद को कवर कर रहे हैं दशकों से। राष्ट्रपति का अभिभाषण असल में केंद्रीय सत्ता का, केंद्र में जो सत्ताधारी दल है, जो सरकार है, दल भी नहीं कहना चाहिए, सरकार है, उसके द्वारा प्रस्तुत विचार ही होता है। राष्ट्रपति अपनी तरफ से आमतौर पर उसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं। उनका संबोधन भी शुरू होता है इसी तरह से, मेरी सरकार, यानी विधानसभा में राज्यपाल कहते हैं मेरी सरकार, केंद्र में राष्ट्रपति कहती है मेरी सरकार, कहते हैं या कहती है, जो भी हो। तो राष्ट्रपति की तो मजबूरी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय उसका राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है, वो राष्ट्रपति भवन जाता है, वे जरूर देखते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मलिक साहब और इसको करेक्ट करेंगे, मलिक साहब, केंद्रीय गृह मंत्रालय तैयार करता है राष्ट्रपति का भाषण? जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ही राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। जो भी बिंदु सरकार चाहती है कि अगले कार्यकाल में, अगले समय में वो लागू करेगी योजनाएं या उसकी चिंताएं, वो सब उसमें उल्लेख किया जाता है। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए इस देश का, जिसका मलिक साहब ने उल्लेख किया है, कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल का उल्लेख करा दिया है। मैं तो चकित रह गया। मैं रास्ते में था, ट्रेन में सर, थोड़ी देर को नेटवर्क मिला, मैंने देखा कि राष्ट्रपति महोदय आज चिंता कर रही है, आपातकाल की याद कर रही है। कमाल हो गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मीसाबंदियों को, जो इमरजेंसी में अभी बंद रहे थे, उनके निधन पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसा प्रावधान कल कर दिया है मलिक साहब, प्रज्ञा जी। जब भी आपातकाल को कोसेंगे तो मलिक साहब याद दिलाएंगे कि जब आपातकाल लगा था तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके पक्ष में था। देवव्रत साहब जब तत्कालीन सरसंघ चालक श्रीमती इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिख रहे थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा जी को चिट्ठियां लिखकर अपने लिए अपनी खैरख्वाही चाह रहे थे। पूरा संघ परिवार उसे अनुशासन पर्व कहता था। आपातकाल में ज्यादतियां हुई, उसका हम और आप आज भी समर्थन नहीं करते, लेकिन बीते 50 सालों में कांग्रेस को उस दाग से इस देश की जनता अपने वोटों से मुक्त कर चुकी है। खुद श्रीमती गांधी ने आपातकाल खत्म होने के बाद उड़ीसा में, संभवतः कंधमाल एक जगह थी, वहां की किसी सभा में
माफी मांग ली थी देश से, खुद इंदिरा गांधी ने माफी मांग ली। उसके बाद 80 में जनता ने उन्हें चुन लिया। 5 कांग्रेसी सरकारें आ चुकी तब से अब तक, कांग्रेस के समर्थन से सरकारें बन चुकी हैं इस देश में। अभी अभी जुमा जुमा 10 साल पहले कांग्रेस की 2 बार सरकारें 10 साल रही, तब किसी को आपातकाल याद नहीं आया। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, एक बार भी आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं जारी हुआ। एक दिवंगत शहीद प्रधानमंत्री का नाम लेकर इस देश की संसद में निंदा प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, तो आप एक रास्ता खोल रहे हैं। कल को अगर किसी और पार्टी की सरकार आ गई तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात से लेकर कोरोना काल में हुई असामयिक मौतों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं पारित हो सकता? एक शहीद प्रधानमंत्री के खिलाफ आप निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, जिससे जनादेश से इस देश की जनता ने दोष मुक्त करार दे दिया। और वो आपातकाल संवैधानिक था, संविधान में लिखित प्रावधानों के अंतर्गत लागू हुआ था। ये जो आपातकाल 10 साल से चल रहा है, घोषित आपातकाल, 2 मुख्यमंत्री जेल में, एक मुख्यमंत्री जेल की दहरी के बाहर नहीं आ पाता, आप उसे दूसरी एजेंसी से गिरफ्तार करवा देते हैं। एजेंसियां आपके शूटर के रूप में काम कर रही हैं। देश का निर्वाचन आयोग आपका शूटर बना हुआ है। पूरा मीडिया आपका, तथा कथित मुख्य धारा का मीडिया आपके लिए फंटर का काम कर रहा है, मुंबई अंडरवर्ल्ड की भाषा में कहूं तो। ये आपातकाल नहीं है क्या? बोलने की आजादी न संसद में है न सड़क तक। आप सांसदों के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष? 3 दिन में आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बदतमीजी की है सर। मलिक साहब, अभी अभी मैं देख रहा था ट्विटर पर, किसी को आप हेडमास्टर बन गए क्या सदन के? आप मालिक हैं क्या? ये उद्दंड बच्चे हैं क्या? अभी आपकी तरह जनता के वोटों से चुनकर आए हैं, आपको सिर्फ सदन चलाने का उत्तरदायित्व दिया गया है, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का। तो कुल मिलाकर ये सरकार इस चुनाव के नतीजों से कोई सबक सीख कर नहीं आई है, बल्कि इसके उलट उन नतीजों से वो और खार खा गई है। देशी भाषा में कहा जाए तो अब वो और बौखला गई है, चिढ़ गई है, बिल्कुल चिढ़ गए। हमारे यहाँ उसको खार खाना भी कहते हैं। तो वे चिढ़कर अब जनता के साथ भी पता नहीं क्या व्यवहार करेंगे और विपक्ष के साथ कैसा कर रहे हैं, वो सदन में दिखाई दे ही रहा है। जी प्रज्ञा। अच्छा, डॉक्टर राकेश पाठक सर, क्या विपक्ष ये बात साबित करने में कामयाब हो गया है कि बीजेपी अगर 400 सीटें ले आती तो संविधान बदल देती? क्योंकि जो चिढ़न हम देख पा रहे हैं आज तमाम लोगों की, बीजेपी के तमाम नेताओं की, कि उनको संविधान के नाम से ही अब दिक्कत होने लगी है, जय संविधान की जय तक नहीं सुन पा रहे हैं, कानों में टीस सी लग रही है। तो क्या विपक्ष ये संदेश लोगों तक पहुंचाने में वाकई कामयाब हो गया है कि हाँ, संविधान से दिक्कत है, बदल सकता है संविधान? अगर ये 400 ले आते तो गजब ही कर देते। देखिए, ये समझाने में तो विपक्ष चुनाव में ही कामयाब हो गया था, वरना कोई वजह नहीं कि अयोध्या जैसे संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती। विपक्ष ने पूरे चुनाव में संविधान को मुद्दा बनाकर रखा, आरक्षण को मुद्दा बनाकर रखा, रोजगार को मुद्दा बनाकर रखा, महंगाई को मुद्दा बनाकर रखा। विपक्ष ने बहुत अच्छी तरह जनता के दिलो दिमाग में ये बात बिठा दी कि सचमुच में अगर ये 400 सीटें पा गए तो ये संविधान को बदल डालेंगे, संविधान को खत्म ही कर डालेंगे। तो विपक्ष इस वक्त सदन में भी उसी रास्ते पर चल रहा है, वही चीज वो फिर से दोहरा रहा है। और अच्छी बात यह है कि सत्ता पक्ष खुद बार बार वही व्यवहार कर रहा है जो चुनाव में कर रहा था। आज आप देखिए कि शशि थरूर के जय संविधान कहने पर किसको इतनी पीड़ा, इनको क्यों होना चाहिए? वहां तो 3 दिन से जय संविधान के जयकारे लग रहे हैं, आज इतनी पीड़ा क्यों हो गई? क्योंकि 2 दिन का उनको असर समझ में आ गया कि जनता के बीच तो असर कर रहा है। ये जो छोटी सी किताबिया, ये जो छोटी सी ओवरडोज मिल गई, उनको लगा कि ये जो छोटी सी किताबिया लेकर हर सांसद चला आ रहा है संविधान की, राहुल गांधी पूरे 1.5 मिनट उसको हाथ में लिए खड़े हैं, तो उनको लगा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा संविधान। इसलिए उन्होंने कहा दीपेंद्र हुड्डा से कि क्या आपत्ति लगा रखी है, चुप बैठो। इतनी ज्यादा बदसलूकी हुई और मैं आशंकित हूं मलिक साहब, बहुत जल्दी उनके साथ बदसलूकी विपक्ष की ओर से होने वाली है। आप कोई खुदा नहीं है सदन के, विपक्ष आपको हिंदी में समझा देगा। पप्पू यादव जैसे लोग, दीपेंद्र हुड्डा जैसे, राहुल गांधी तक आप आजकल हिंदी में समझाने की पाठशाला में। राकेश जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण था और इसमें थोड़ा सा गरिमा का ध्यान रखते हुए जो पुराने लोग हैं वो इसमें इस तरह नहीं करते। अब आप कल के बाद देखिएगा
कि पार्लियामेंट में आपको ऐसे ऐसे नज़ारे दिखेंगे, कई नए लोग आए जिनको संसद की गरिमा या संसद के नियम कायदे कानून पता ही नहीं है, और वो वहीं उठा के पटक भी सकते हैं किसी को। इस तरह की हरकतें भी इस बार आपको दिखाई देंगी, हमें ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। क्योंकि चाहे वो पप्पू यादव तो पुराने व्यक्ति हैं, वो बहुत एग्रेसिव है। और इसके अलावा अगर आप जैसे चंद्रशेखर को देखेंगे कि वो नए नए आए हैं और वो उतावलापन उनका बहुत ज्यादा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे और वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। जी सर, आपने ठीक कहा। चंद्रशेखर ने आज कह भी दिया है, प्रज्ञा, चंद्रशेखर का बयान है कि हम सुनाने ही आए हैं, हमें जनता ने सुनाने भेजा है, आपको सुनना पड़ेगा हम जो कहेंगे। ये शब्द उनके बिल्कुल सही शब्द हैं। देखिए, जनता ने 10 लाख लोगों के संसदीय क्षेत्र ने जिसे अपना नुमाइंदा चुना है, आप उसके साथ बदसलूकी कैसे कर सकते हैं? आप उसे बोलने से कैसे रोक सकते हैं? कई और नाम भी है सर, अभी गौरव गोगोई बोलने खड़े होंगे, अभी महुआ मोइत्रा बोलने खड़ी होंगी, राहुल गांधी तो बोलेंगे ही। और वो कश्मीर वाले जो सांसद थे उनने पहले दिन गिना दिया कि आपने एक सांसद को आतंकवादी कहा जा रहा था और अब खामोश थे। ये सब सुनना पड़ेगा। और ये लक्ष्मण रेखा, बिल्कुल मलिक साहब सही कह रहे हैं, लक्ष्मण रेखा सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण तक की है, उसके बाद तो खुला अखाड़ा है, सदन पूरी तरह से ओपन है, सब बोलेंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो उठापटक भी होगी। हम शक्ति प्रदर्शन शारीरिक रूप से भी देखेंगे सदन के भीतर, और उसके लिए जिम्मेदार होगा सत्ता पक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष की निगाह में विपक्ष का कोई मान सम्मान नहीं है। उसकी नजर में संवैधानिक परंपराओं का भी मान सम्मान नहीं है। लिखित तो छोड़ दीजिए, जो साधारण परंपराएं होती है उन्हें भी वे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और उनका दर्द इसलिए भी बढ़ रहा है कि पहली बार 10 साल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई व्यक्ति बैठा है। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष नहीं थे लोकसभा में, वो अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, वे कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से, संवैधानिकता के हिसाब से उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिला था। अब राहुल गांधी तो आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष हैं, वे सामने बैठे होंगे, ये बड़ी पीड़ा है। सामने अवधेश प्रसाद जी बैठे होंगे, अयोध्या में परचम फहराने वाले, अखिलेश यादव बैठे होंगे, उत्तर प्रदेश में धूल चटाने वाले। कितनी चीजें हैं जो कांटे की तरह, शूल की तरह नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को हर दिन सदन में चुभेंगी, और उसका हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देगा लोकसभा अध्यक्ष के जरिए। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सत्ता की कठपुतली है, जो काम मोदी खुद नहीं कर पाएंगे, जो प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे, वो स्पीकर के जरिए करवाया जाएगा। जी, लेकिन इतना पेशेंस तो होना चाहिए राकेश पाठक सर, कि कम से कम आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो सबके सामने खुलकर ना दिखने लगे कि आपको वाकई संविधान से दिक्कत है, आपको संविधान की जय सुनने में इतनी तकलीफ हो रही है कि आपने एकदम एट द स्पॉट आपने टोक दिया। यही तो असली बात। हाँ, स्पीकर के पद पर बैठे हैं आप। असली समस्या जो आई है पिछले कुछ सालों में, वो यही आई है कि इनके चेहरे के सारे नकाब उतर गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी 7-8 अलग अलग मुंह वाला एक विशेष जीव है, लेकिन अब लोगों ने, जनता ने उस सबको पहचान लिया, सारे चेहरे उसके खुल चुके हैं। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वो गाना सुन सुनकर अब लोगों ने हर चेहरे की परत उतार कर देख ली है। ये लोग अब छुपा नहीं पा रहे। असली समस्या ये है। देखिए, चुनाव में जब संविधान बदलने की बात आई, पार्टी के 5-6 सांसदों ने, यही अयोध्या वाले लल्लू सिंह जो हारे हैं अवधेश प्रसाद से, वे, और ज्योति मिर्धा राजस्थान में, 6 सांसदों ने जब कह दिया हम संविधान बदल देंगे, तब मोदी जी को उतरना पड़ा। तब नरेंद्र मोदी सभाओं में कहते रहे बाबा साहब भी उतर आए तो संविधान नहीं बदल पाएंगे। लेकिन तब तक चेहरे का नकाब उठ चुका था, लोग समझ चुके थे इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मोदी जी भले ही मंच से भाईचारे की बात करते हैं, पूरा उनका सिस्टम नफरत फैलाता है। मोदी जी संविधान को के रक्षा के लिए खड़े हुए सीना तान कर, लेकिन पूरी पार्टी संविधान बदलने की बात करती है। लोकसभा में मोदी जी संविधान की पोथी पर सिर नवाते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को जय संविधान शब्द गवारा नहीं है। ऐसा लग रहा है उनके कानों में कोई पिघला हुआ शीशा डाल रहा है। इतनी पीड़ा उन्हें इसलिए हो रही है कि उनकी असली मंशा संविधान को बलाए ताक रखने की है, और उनकी मंशा में इस बार गिनती पूरी नहीं बैठ रही। और सामने जो गिनती है वो भी कोई बहुत कम नहीं है, मामूली अंतर है। जो मलिक साहब कह रहे हैं, वो किसी भी दिन जो रेलगाड़ी खड़ी है, ड्राइवर कंडक्टर बैठे हैं, ड्राइवर कंडक्टर की सीट लोको पायलट का वो खाली है सर, आवाज लगाई जा रही है, आ जाओ बैठ जाओ भैया तुम ही चलाओ। तो नीतीश कुमार जिस दिन लोको पायलट की उस पर बैठ जाएंगे स्टीयरिंग पर, गाड़ी चल पड़ेगी।
और इनकी गाड़ी यार्ड में जाकर खड़ी हो जाएगी। समस्या ये है, इसीलिए चिंतित हैं। उनकी बौखलाहट असल में दिख रही है, वे छुपा नहीं पा रहे अपनी हताशा, अपनी बौखलाहट, अपनी निराशा, अपनी कुंठा। वो मोदी जी के चेहरे से लेकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर लोकसभा अध्यक्ष तक के व्यवहार में प्रकट हो रही है। जी।